दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत पर। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। उन्होंने कितने नियम दिए हैं, कितने गौण नियम हैं उनके, कितने मुख्य नियम हैं, उन पर चर्चा होगी। तो ये क्लास आपके लिए हेल्प करेगी टेट, सुपर टेट, आपके रीट, बीएड, डीएलएड यानी कि शिक्षक संबंधित जो भी आपकी वैकेंसी आएगी उसके लिए ये लाभकारी है। इससे पहले हम क्लास शुरू करें तो आप हमारा छोटा सा एक निवेदन स्वीकार करें। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें, यानी कि अपने जितने भी जान पहचान के दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। हमारी मेहनत के लिए आप इतना कर सकते हैं, आपके लिए निःशुल्क है ये कक्षा। तो आप फीस के रूप में हमें केवल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। मैं जितेंद्र सिंह आपके लिए लाया हूं आज ई.एल. थॉर्नडाइक का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ये एक पशु चिकित्सक थे, यानी कि पशु चिकित्सक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक यानी जो सीखने के नियम है या अधिगम के सिद्धांत है, सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और 1913 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये इनकी कुछ मुख्य बातें थी। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जिसे स्टिमुलस रेस्पॉन्स यानी एसआर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, सीखने का संबंध का सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो इन नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको कहीं भी कोई सा भी नाम लिखा हुआ होगा तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में ही आप वहां पर चर्चा करेंगे। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम यहां पर देखते हैं, इनके सिद्धांत का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, थॉर्नडाइक ने बताया है कि यदि किसी को कोई विशिष्ट उद्दीपक दिखाया जाए तो वो व्यक्ति या वो जीव जो है एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया करेगा। यानी कि एक विशिष्ट चीज के उद्दीपक का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है। स्टिमुलस बोलते हैं उद्दीपक को बोलते हैं स्टिमुलस, उद्दीपक को बोलते हैं हम, स्टिमुलस को बोलते हैं एस, और रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया को बोलते हैं रेस्पॉन्स, वो सब आर से व्यक्त करते हैं। तो एक विशिष्ट प्रकार की जो आपको स्टिमुलस दिखाएगा, तो स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपक क्या होता है, किसी भी क्रिया को तीव्र कर देता है, उसे देख के जो क्रिया तीव्र हो जाती है। तो एक विशिष्ट प्रकार का उद्दीपक जो है प्रक्रिया को तेज कर देता है, तो उन दोनों में क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो इसे बोलते हैं एस आर बॉन्ड थ्योरी। इसे ही थॉर्नडाइक का जो है अधिगम का सिद्धांत बोलते हैं। तो आपसे एस आर बॉन्ड थ्योरी कहीं आती है तो आप इसे पहचानेंगे। जैसे कि मैं बताऊं आपसे कि मान लीजिए आपके सामने उद्दीपक है कि आप सरकारी टीचर बन जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद, यानी बीएड या डीएलएड को करने के बाद जो है आप सरकारी अध्यापक बन जाएंगे। तो आपके सामने स्टिमुलस है सरकारी अध्यापक बनने का। तो आप प्रतिक्रियाएं करेंगे, आप क्रियाएं रेस्पॉन्स करेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, आप क्लास लेंगे, मेरी क्लास में आएंगे, अन्य क्लासों में जाएंगे, आप विभिन्न प्रकार के रेस्पॉन्स करेंगे उस स्टिमुलस को देखकर। लेकिन आप केवल सरकारी अध्यापक वाले स्टिमुलस को देख के ही वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं। यदि आपको बता दिया जाए कि भाई आपको जो है हम जो है मिठाई खिलाएंगे, या हम प्लेन की सवारी खिलाएंगे, या आपको हम क्रिकेट दिखाने ले जाएंगे, तो आप जो है इतने प्रयास शायद ना करो, क्योंकि आपका जो विशिष्ट उद्दीपक है वो क्या है, टीचर बनना। उस विशिष्ट उद्दीपक को देख के ही जो है आप विशिष्ट क्रिया करोगे, पढ़ने की, अपने सिलेबस को दोहराने की, अपनी क्रिया जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्रियाएं उन्हें करने की। तो जब विशिष्ट उद्दीपक सामने होता है तो विशिष्ट प्रतिक्रिया होती है और उन दोनों में एक बॉन्ड हो जाता है। तो इसे बोलते हैं एस आर बॉन्ड थ्योरी। तो इसको यहां पर लिखा हुआ है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग द्वारा यह बताया है कि यदि कोई भी किसी कार्य को करता है तो उसके समक्ष एक विशेष प्रकार की स्थिति या उद्दीपक, यानी विशेष प्रकार का क्या हो गया यहां पर उद्दीपक होता है। वह उद्दीपक किसी विशेष प्रकार के प्रतिक्रिया, यानी कि विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया, दो शब्दों पर आप ध्यान देंगे। विशेष प्रकार का उद्दीपक यानी कि आपकी किसी से लड़ाई है, मान लीजिए आपकी जो है रमेश से लड़ाई है, तो आप रमेश को देख के ही जो है गुस्से में आते हैं, या रमेश को देख के ही जो है आपका बीपी 160 से पार चला जाता है। केवल उस व्यक्ति को, तो क्या हुआ, वो आपके लिए एक विशिष्ट उद्दीपक हुआ और आपकी प्रतिक्रिया क्या हुई, गुस्सा आना। लेकिन वहीं किसी और व्यक्ति को देख ले, मोहन आ जाए, तो मोहन को देख के आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके लिए विशिष्ट उद्दीपक नहीं है। तो इस तरीके से विशिष्ट उद्दीपक को देखकर विशिष्ट क्रिया करने के लिए हमें प्रेरित करता है एस
ऐसे में एक विशिष्ट उद्दीपक का विशिष्ट प्रतिक्रिया से स्थापित होना ही SR बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि कोई विशिष्ट उद्दीपक है, उसे देखकर जो है विशिष्ट प्रतिक्रिया हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, एक संबंध स्थापित हो जाएगा, वो बोलते हैं SR बॉन्ड थ्योरी। इसके संबंध के पश्चात यदि कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक का अनुभव करता है तो उसे संबंधित विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया का व्यवहार करना पड़ता है। यानी कि उस उद्दीपक को देखकर, जब हम विशिष्ट उद्दीपक को देख रहे हैं तो उसके से देखकर हमें क्या करते हैं, हम विशेष प्रकार का व्यवहार या प्रतिक्रिया करनी शुरू कर देते हैं। तो ये SR बॉन्ड थ्योरी हुई आपकी। थॉर्नडाइक ने के जो सिद्धांत है उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, एक प्रयोग उनका फेमस है इसमें, तो इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने जो है आगे अपना सिद्धांत बढ़ाया। प्रयोग में क्या किया उन्होंने, एक बिल्ली ली और एक पिंजरा लिया। ये पिंजरा इस तरीके का था कि इसमें एक लीवर था, ये इस लीवर पर यदि बिल्ली का पैर खुलता तो ये जो है यहां से गेट खुल जाता बिल्ली का, और इस गेट के खुलते ही यहाँ क्या था, भोजन था, मछली थी, मछली का भोजन था। यहाँ बना देते हैं, यहाँ मछली थी यहाँ पर। तो ये एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध आ रही थी बिल्ली को, एक विशिष्ट प्रकार का उद्दीपक था। इस विशिष्ट प्रकार के उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए बिल्ली ने जो है प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी, उन्हें उछल कूद की। एक बार क्या हुआ, उसका पैर लीवर पर पड़ गया और लीवर पर पड़ने के बाद ये गेट खुल गया और उसने जो है ये मछली प्राप्त कर ली। फिर उसे जो है इस गेट को खोलने के लिए धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जो है वो जब इसे क्रिया को करती रही तो वो जो है कम समय में उस गेट को खोलने लगी। एक समय ऐसा है जब भी मछली उसके सामने आती, सुगंध आती उसे मछली की, वो डायरेक्ट उस लीवर को दबाती और गेट खोलकर मछली का जो है भोजन कर लेती थी। तो एक विशिष्ट प्रकार के भोजन को देखकर बिल्ली ने प्रतिक्रिया की और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, उन दोनों में एक बॉन्ड स्थापित हो गया और वो उस अभ्यास को करते करते इतनी निपुण हो गई कि वो जो है एक बार में ही दरवाजा खोलने लगी। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि यदि किसी चीज को दोहराया जाए तो वो क्या है, आदमी जो है स्थायी रूप से सीख जाता है। तो इस सिद्धांत से क्या निकल गया है, प्रारंभ में अनेक लक्ष्यहीन क्रियाएं को करना, यानी कि शुरू में किसी काम को सीखने के हम लक्ष्यहीन क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। प्रेरणा द्वारा प्रयत्नों में तेजी लाना, यानी कि जब हमने कोई उद्दीपक दे दिया, हमने कोई पुरस्कार का रख दिया किसी चीज के लिए, हमने कोई जो है उसे स्टिमुलस दिखा दिया, तो क्या होता है हमारी क्रिया में, प्रतिक्रिया में क्या है, हमारी तेजी आ जाती है। उसके बाद आकस्मिक सफलता मिल जाती है, हमें उन क्रियाओं के बीच में कोई सफलता मिल गई। उस सफलता के मिलने से क्या होता है, हमें हमारा जो है प्रभावित होकर उसे हम अभ्यास करते हैं और अभ्यास की हमारे अंदर आदत हो जाती है। तो इस तरीके से इन सिद्धांतों को जो है देखा गया है। इन सिद्धांतों के आधार पर जो है अधिगम के उन्होंने नियम बताए कुछ, जो उनके सिद्धांत के नियम थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। उनके जो अधिगम सिद्धांत के मुख्य नियम है वो नियम है आपके 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और अधिगम सिद्धांत के गौड़ नियम कौन कौन से? गौड़ नियम है 5, वो है बहुप्रतिक्रिया का नियम, सहचार्य परिवर्तन का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम। यानी कि ये 3 नियम आपको याद रखने हैं, मुख्य नियम है ये, और 5 नियम भी आपको गौड़ नियम भी याद रखने। ये परीक्षा में टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट, यानी कि जहां भी कोई परीक्षा होती है पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि आपको 3 नियम तो इन्होंने मुख्य डाल दिए और उसमें कोई सा नियम इन्होंने उठा के चौथा नियम आत्मीकरण का नियम या आंशिक क्रिया का नियम डाले और उनमें से पूछ ले इनमें से गौड़ नियम कौन सा है। तो आपको जब मुख्य नियम पता होगा तभी तो आप उसे छांट पाएंगे कि गौड़ नियम ये वाला है। या गौड़ नियम दे दिए 3, उनमें से कोई एक तत्परता या अभ्यास या प्रभाव का नियम डाले, इनमें से जो है आप मुख्य नियम बताइए, छांटिए। इस तरीके से, या अधिगम के मुख्य नियम कितने, थॉर्नडाइक के गौड़ नियम कितने, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए एक एक करके नियमों को समझते हैं। अधिगम के जो मुख्य नियम है उन मुख्य नियमों में सबसे पहले तत्परता का नियम क्या होता है, थॉर्नडाइक कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार यदि कोई बालक या कोई व्यक्ति किसी क्रिया को सीखने के लिए जब तत्पर होगा, उत्साही होगा, तभी वो है उस काम को सीख पाएगा, यानी कि अधिगम कर पाएगा। जैसे कि कोई बालक यदि सीखना ही नहीं चाहता तो वो हमारी क्लास से जुड़ के भी जो है कुछ नहीं सीख पाएगा। क्यों? मान लीजिए उसके माता पिता ने या बड़े भाई ने उसे जबरदस्ती क्लास लेने के लिए बोले कि आप ऑनलाइन क्लास में आइए, या मेरे दबाव की वजह से या मेरे कहने की वजह से वो क्लास में तो जुड़ गया, लेकिन वो अंदर से तत्पर नहीं है सीखने के लिए, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो तत्परता का नियम कहता है जब तक मनुष्य तत्पर ना हो किसी कार्य के लिए, उत्सुक ना हो, जिज्ञासु ना हो, तो तब तक वो है जो है उसमें अधिगम की क्रिया नहीं हो पाएगी, कोई भी चीज वो नहीं सीख पाएगा। ये कहता है आपका तत्परता का नियम। अब आता है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये कहता है, अभ्यास के अनुसार जो क्या है
कि हम जब किसी चीज का अभ्यास करते हैं, रेगुलर अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करने से क्या होता है, हमारे कार्य में जो है शुद्धता आनी शुरू हो जाती है, हमारा कार्य शुद्ध हो जाता है, यानी कि अच्छा होने लगता है और हमारी गलतियों में कमी आने लगती है। जैसे कोई पेंटर है, उसने पेंटिंग शुरू करी शुरू में, तो पहले उसकी पेंटिंग में बहुत कमियां होंगी, वो धीरे धीरे अभ्यास कर रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा अभ्यास करते करते वो परफेक्ट पेंटिंग बनाना शुरू कर देगा। तो ये कहता है अभ्यास करने में, किसी भी चीज का हम अभ्यास करेंगे तो उस चीज को हम जो है परफेक्ट तरीके से सीख पाएंगे। तो अभ्यास के माध्यम से हम कोई भी चीज सीख पाते हैं और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। प्रभाव का नियम, अब प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव का नियम ये कहता है, प्रभाव के नियम को परिणाम का नियम भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन प्रभाव का नियम कहता है कि कोई क्रिया करी हमने, उस क्रिया को करने के बाद जो है हमें सुखद अनुभव हुआ, सुखपूर्ण परिणाम मिले हमें, तो हम उस क्रिया को करेंगे। यदि हमें वो उस क्रिया को करने के बाद हमें परिणाम अच्छे नहीं मिले, हमें दुखद अनुभव हुआ, यानी हमें दुख मिला या हमें गलत परिणाम मिले, तो हम उस क्रिया को करना बंद कर देंगे। नहीं, जो क्रिया हमारे लिए सुखद है तो उसे प्रभावित होकर हम उस क्रिया को करते रहेंगे। जैसे हम घर पे कोई हमने काम किया, हमने घर में क्या किया कि हमने घर में जो है जाके एक कमरे को सजा दिया, तो अब क्या हुआ कि हमारी मम्मी आई तो उन्होंने उसे देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने क्या काम किया, हमें जो है 2 चॉकलेट दे दी। तो उसे देख के क्या हुआ कि हमें उसका परिणाम क्या मिला, सुखद मिला, हमें प्रशंसा मिली, हमें चॉकलेट मिला, हमें इनाम मिला। तो हम उस कार्य को करेंगे, हम आगे भी जो अपने घर में साज सज्जा साफ सफाई करते रहेंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हमने अपने कपड़े गंदे करके जो है निकाल कर एक साइड में फेंक दिया उल्टे सीधे करके, और मम्मी आई, मम्मी ने दे चाटे मारे, और जो है उस क्रिया को करने से क्या हुआ, हमें दंड मिला, दुखद परिणाम मिला। तो उस क्रिया को हम आगे से नहीं करेंगे। तो जिस क्रिया को करने से हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, सुखद परिणाम मिलते हैं, उस क्रिया को हम बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं। और जिस क्रिया को करने से हमें दुखद परिणाम मिलते हैं, दंड मिलता है, तो उस क्रिया को हम छोड़ देते हैं। ये कहता है आपका प्रभाव का नियम। आपके इन 3 नियमों के बाद आते हैं गौड़ नियम। जो गौड़ नियम है आपके वो है 5। इन 5 नियमों को एक एक करके समझते हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया के नियम को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पिंजरे के बाहर जो है मछली रखी हुई थी और अंदर बिल्ली बंद थी। बिल्ली ने क्या काम किया कि उसने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत प्रतिक्रियाएं की। तो उन प्रतिक्रियाओं को करने के बाद क्या हुआ, उन प्रयत्नों को करने के बाद क्या हुआ, पहले उसने क्या काम किया कि कोई चीज कर रही थी तो उसे जो है सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, प्रयास करते करते बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में से जो है एक प्रतिक्रिया ऐसी हुई कि पिंजरा खुल गया और उसे जो है वो मछली खाने को मिल गई। तो जब हम बहुत सारी प्रतिक्रिया करते हैं, उनमें से जिस प्रतिक्रिया से हमें अधिगम होता है, जिस प्रतिक्रिया से हमें कुछ सीखने को मिलता है, जिस प्रतिक्रिया से हम अपने उद्देश्य में जो है पा लेते हैं, तो उस प्रतिक्रिया को हम अपना लेते हैं और बाकी जो प्रतिक्रियाओं को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से बहुप्रतिक्रिया का नियम आपका काम करता है। सहचार्य परिवर्तन का नियम, सहचार्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है, जैसे हमने कोई अधिगम, कोई चीज एक स्थिति में सीख ली, एक वातावरण में सीख ली, और वही चीज जो है हमें कभी आगे को भविष्य में वो उस वातावरण में कोई परिस्थिति हमें उस तरीके की मिल जाती है, तो हम वो सीखी हुई चीज वहां पर अपना ज्ञान लगा देते हैं। जैसे हम पहले से ही साइकिल चलानी जानते हैं, साइकिल चलाने का हमें ज्ञान है, अब हमें क्या हुआ कि बैटरी वाली स्कूटी हमें चलाने मिल गई कुछ समय बाद, तो हमने क्या काम किया, जो हमारा साइकिल वाला ज्ञान था, स्टीयरिंग संभालना, किस तरीके से कहाँ मोड़ना है, क्या करना है हैंडल को, तो उस तरीके से वो ज्ञान हमने जो है स्कूटी चलाने वाले ज्ञान में लगा दिया। तो जब एक ज्ञान दूसरी उस जैसी परिस्थिति में हमारे सामने कोई ऐसी ही परिस्थिति भविष्य में आ जाए, उस परिस्थिति में हम उस ज्ञान को लगा देते हैं, उस सीखी हुई चीज को वहां पर प्रयोग कर लेते हैं, तो वो होता है आपका सहचार्य परिवर्तन का नियम। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है, आत्मीकरण का नियम होता है कि हमारे पास कोई पूर्व ज्ञान है, हम पूर्व ज्ञान जानते हैं, कोई पूर्व ज्ञान हमसे आता है, उस पूर्व ज्ञान से हम नए ज्ञान से संबंधित करके उस नए ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि हमसे पहले से ही जो है गाड़ी चलानी आती है, 4 व्हीलर, हमसे ट्रैक्टर चलाना आता है। अब हमें क्या हुआ कि हमें कार चलाने को मिल गई। अब कार चलाने में क्या हुआ, हमें ट्रैक्टर चलाने का पूर्व ज्ञान था, तो हमने उस ज्ञान को धीरे धीरे कार चलाने के ज्ञान में लगा दिया और कार चलाना तेजी से सीख गए। तो आत्मीकरण में क्या होता है, जो हमारे पास पूर्व ज्ञान है उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम नए ज्ञान की ओर जाते हैं, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। सहचार्य परिवर्तन में क्या होता है, जो एक स्थिति हमने कोई ज्ञान सीखा है, उसी तरीके का हमें कोई अगली स्थिति मिलती है, तो उस ज्ञान का हम प्रयोग
कहां पर कर देते हैं? बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, विभिन्न प्रतिक्रियाओं में से जो हमें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, जिनसे जो है हमें सीखने को मिलता है, और जो जो अनुभव हमारा अच्छा होता है, जिस अनुभव से हमें कुछ सीखने मिलता है, उस प्रतिक्रिया को हम दोहराते हैं। तो बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या। इसके बाद आता है आपका चौथा नियम। चौथा नियम है आपका आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? हम कोई चीज सीख रहे हैं, आपके सामने कोई चीज सीखने के लिए, तो उस सीखने की जो कंटेंट है आपका, उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के सीखेंगे। मान लीजिए आपको डीएलएड करना है, आपको बीएड करना है, तो आपने क्या किया? हम साइकोलॉजी अलग कर ली, आपने फिलोसफी अलग कर ली, आपने जो है टीचिंग के सब्जेक्ट अलग कर लिए, और उनमें भी क्या किया? आपने छोटे छोटे टुकड़े, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, इस तरीके से टुकड़ों कंटेंट को पहले ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, यानी कि अंश से हम जो है पूर्ण की ओर जाएंगे। ये क्या है? आपका पूर्ण है, पूरी किताब है, और ये क्या है? आपके लेसन है। तो पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, ऐसे के ऐसे आप 25 लेसन है आपके, तो 25 लेसन स्टेप बाय स्टेप, यानी कि टुकड़ों में तोड़कर सीखेंगे। पहले पहला लेसन सीखेंगे, फिर दूसरा लेसन सीखेंगे, फिर तीसरा, फिर 25 के 25, यानी पूरा ज्ञान हो जाएगा। हमने पूर्ण, अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं इस क्रिया में। मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति क्या होती है आपकी? मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, एटीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं। तो एटीट्यूड का मतलब होता है कि हमारा अंदर का दृष्टिकोण कैसा है, हमारी सोच क्या है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है कि हम टेट पास कर लेंगे, हम सुपर टेट पास करेंगे, हमारे अंदर पॉजिटिव मनोवृत्ति है, हमारे मन की अंदर की जो शक्ति है वो पॉजिटिव है, तो हम उस कार्य को कर सकते हैं, उस कार्य को सीख सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर मनोवृत्ति निगेटिव है तो उस कार्य को हम नहीं सीख सकते। यानी कि जैसी आपकी अभिवृत्ति होगी, ऐसी ही आपकी सीखने की जो है क्षमता होगी। यदि आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है, आपका आत्मविश्वास पॉजिटिव है, तो आप किसी भी चीज को आसानी से सीख सकते हैं। आपका दृष्टिकोण, आपकी मनोवृत्ति, आपकी अभिवृत्ति, आपका जो एटीट्यूड है वो नकारात्मक है, तो आप किसी भी चीज को सही से नहीं सीख सकते। तो ये आपके 5 नियम हुए गोल। तो गोल नियम 5 और 3 मुख्य नियम, ये आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों को प्रोत्साहन। इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि बालकों को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा, लक्ष्य, उद्देश्य का होना आवश्यक है। अतः प्रयास एवं त्रुटि द्वारा की गई छात्र को प्रोत्साहित होता है। यानी कि छात्र को प्रोत्साहित करते हैं। इस सिद्धांत में क्या होता है? अगर बालक ने अच्छा काम किया तो उसे प्रोत्साहित करते हैं, तो बालक दोबारा से उस काम को जल्दी से सीखेगा। यानी इसमें प्रोत्साहन का जो दिया जाता है बच्चों को, सीखने में बहुत मददगार होता है। अभ्यास पर बल। किसी भी चीज का अभ्यास हम बार बार करते हैं तो वो जो है सीखी गई चीज जो स्थायी होती है, अच्छी होती है, उसे हम अच्छे से सीख जाते हैं और उसे जल्दी से हम नहीं भूल पाते। समस्या समाधान का बल। इसमें अनेक बहु प्रतिक्रियाएं करके बालक अपनी तरफ से रेस्पॉन्स करके जो है अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है धीरे धीरे। तो ये सिद्धांत का जो शिक्षा में महत्व है। चिंतन शक्ति का विकास। इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों का मस्तिष्क हमेशा चलता रहता है और चिंतन के द्वारा ही वे अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। जैसे कि इसमें जो है बच्चों को जो है खुद स्वयं चिंतन करके अपनी जो है समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक के शिक्षा में ये जो है कुछ महत्व थे। यह सिद्धांत छात्रों को स्थायी अधिगम प्रदान करने के अवसरों का निर्माण करता है, जिस कारण उनकी स्मृति में स्थायित्वता के गुणों का समावेश होता है। यह सिद्धांत छात्रों को स्वयं से सीखने के अवसर प्रदान करता है, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह छात्रों को बार बार प्रयत्न करने हेतु उद्दीपन की ओर आकर्षित करता है, जिस कारण उनका ध्यान केंद्रित रहता है। तो ये थॉर्नडाइक के जो है सीखने के सिद्धांत के शिक्षा में महत्व थे। अब उनकी कुछ आलोचना भी है कि कुछ विद्वान थॉर्नडाइक की आलोचना करते हैं, यानी कुछ कमियां हैं। आलोचना ये है कि इस सिद्धांत में कहा गया है कि सीखने की गति धीमे धीमे होती है, परंतु जो सफलता प्राप्त होती है वो अचानक से होती है। जैसे बिल्ली ने अनेक प्रयास किए, अचानक से लीवर पे पैर पड़ गया। तो ये जो है एक तरीके से बच्चे को हम एक अंधेरे उसमें डाल रहे हैं कि बच्चे को अचानक से ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस तरीके की अंधेरी कोठरी में हम बच्चे को ऐसे इस तरीके से सिखाने में जो है हमें प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखने में काफी समय लगता है। इससे शक्ति और समय दोनों काफी नष्ट होते हैं। यानी कि इनके सिद्धांत पे हम चलें तो क्या होगा कि इन्होंने बताया कि बालक प्रयत्न करे काफी, और वो उसमें जो है जो वो भूल गया है फिर से प्रयत्न करे, भूल रहा है प्रयत्न, यानी कि अच्छे प्रयत्न को उसे याद रखना, जो उस गलत प्रयत्नों से भूलना है। तो इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है और काफी
समय नष्ट होगा और काफी शक्ति लगेगी बच्चे की, तो इसलिए ये जो है काफी समय वाली और काफी शक्ति खर्च करने वाली क्रिया है। इस सिद्धांत में रटने पर अधिक बल दिया गया है, यानी कि किसी भी चीज को रटनती विद्या से जोड़ा गया। नहीं अभ्यास करो जाओ, अभ्यास करो जाओ, उसे रट लो। अभ्यास का मतलब रटना होता है, तो मतलब अभ्यास कर रहे हैं, रटे जा रहे हैं किसी चीज को, तो रटने पर अधिक बल दिया गया है सिद्धांत में। और थॉर्नडाइक ने सीखने की क्रिया में दंड और पुरस्कार दोनों बल दिया, विशेषकर पुरस्कार पर सीखने में दंड का भी अपना एक विशेष महत्व है, यानी कि ये पुरस्कार और दंड पर ज्यादा निर्भर है। बच्चे को सिखाने के लिए पुरस्कार होना चाहिए या दंड होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पुरस्कार भी और दंड भी जो है दोनों ज्यादा देने से क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक तरीके की आदत विकसित हो सकती है कि बिना दंड के बिना पुरस्कार के वो नहीं सीखेगा, तो एक आदत डेवलप हो सकती है। कुल मिलाकर ये पशु के ऊपर, यानी कि पशु को ट्रेन करने के लिए तो ये सिद्धांत, ये नियम मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों पे जो है आकर ये मनोवैज्ञानिक रूप से दुष्परिणाम डाल सकते हैं। ये इसका आलोचनात्मक पक्ष था। तो थॉर्नडाइक के बारे में आज हमने सीखा। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आपको वैसी आप YouTube पर आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं जिससे आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, तो आप उन वीडियो को देखकर टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन एक जो चैनल आपकी मदद कर रहा है, जो एक व्यक्ति आपकी मदद करना चाह रहा है, आपको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है, आपसे कुछ सीखने का प्रयास कर रहा है, यानी कि एजुकेशन से संबंधित बातें करते हैं, तो आपको ये बातें क्यों नहीं पसंद आ रही? आप कब सुधरोगे? यदि आप अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। हमेशा अभी आप कॉमेडी देख देख कर टाइम काट रहे हो, फिर लोग आपकी कॉमेडी बना बना कर टाइम काटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।